हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के लिए विद्युत धारा चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें इस सत्र में जो छात्र पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये सिलेबस चलेगा। लेकिन ये जो क्लासेस होने वाली हैं आगे की जो चलेंगी, इसमें वो सारी डिटेल रहने वाली है। मतलब हर एक चीज़ को पढ़ाया जाएगा, हर एक चीज़ कवर की जाएगी, कुछ छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक को, जो कि है वैद्युत आवेश। तो सबसे पहले अगर बात करें कि वैद्युत आवेश क्या होता है, इसके बारे में क्या है, तो इन जनरल डेफिनेशन जो लिखी जाती है कि जो आवेश होता है, वैद्युत आवेश, वो किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण कोई वस्तु वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न कर सकती है या फिर उसे अनुभव किया जा सकता अगर पहले से उत्पन्न है तो। ठीक है, बात किया जाए कि इसके डिटेल की कि ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो 600 ईसा पूर्व यूनानी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अंबर को रगड़ा। अंबर एक गोंद जैसा चिपचिपा सा पदार्थ होता है। अंबर को ऊन से रगड़ा तथा यह देखा कि यह कागज के छोटे टुकड़ों तथा तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये बात हुई थी 600 ईसा पूर्व, थेल्स ने की थी। लेकिन इसके बाद में बात करें, अगर हम पढ़ रहे हैं तो दूसरे पॉइंट पर अगर बात की जाए, 16वीं सदी में 1600 ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गिलबर्ट। इन्होंने दो प्रयोग किए, इनके दो प्रेक्षण थे या प्रयोग कह सकते हैं। इन्होंने प्रेक्षण निकाला दो प्रयोगों से। इनके दो प्रेक्षण क्या क्या थे, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले दोनों प्रेक्षण को हम लिख लेते हैं। पहला प्रेक्षण क्या है, पहला प्रेक्षण ये बताता है कि कांच की छड़ को किससे रगड़ा। इन्होंने कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या किया, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा। ये सब प्रयोग किए गए। तो ये गिलबर्ट का प्रयोग था, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा। फिर उन्होंने ऑब्जर्वेशन निकाले कुछ, वो प्रेक्षण जो इनके बारे में बात की जाए, इन्होंने देखा दो कांच की छड़, अगर इनके बारे में लिखा जाए किससे रगड़ी गई हैं, रेशम से रगड़ी गई। ठीक है, और दो एबोनाइट की छड़ ये किससे रगड़ी गई, बिल्ली की खाल से रगड़ी गई। बिल्ली की खाल से रगड़ी गई। ये दो बातें इन्होंने देखी
कि दो कांच की छड़ें जो रेशम से रगड़ी गई थी या दो एबोनाइट की छड़ें जो बिल्ली की खाल से रगड़ी गई थी, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही थी? प्रतिकर्षित कर रही थी। ये इन्होंने ऑब्जर्व किया, प्रतिकर्षित करती थी, ऐसा इन्होंने देखा। फिर दोबारा से इन्होंने क्या देखा? इन्होंने क्या किया, यहां पर ग्लास रॉड लिया, कांच की छड़ ली, कांच की छड़ तथा एबोनाइट की रॉड, एबोनाइट की छड़ समीप लाने पर एक दूसरे को आकर्षित करती थी, आकर्षित करती थी। ये पॉइंट इन्होंने ऑब्जर्व किया। तो कांच की दो छड़ें ली, उनको रेशम से रगड़ा, फिर दोनों छड़ों को पास लेके आए, प्रतिकर्षण हुआ। फिर क्या किया? एबोनाइट की छड़ें ली, बिल्ली की खाल से रगड़ा, फिर उनको पास में लेकर आए, देखा प्रतिकर्षण हो रहा है। लेकिन एक कांच की छड़ जो रेशम से रगड़ी गई थी और एक एबोनाइट की छड़ जो बिल्ली की खाल से रगड़ी गई थी, दोनों को पास में लेकर के आए तो इन्होंने देखा कि वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं। इससे इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला था, इस ऑब्जर्वेशन से इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला था। वो निष्कर्ष ये था, यहां पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि समान प्रकार के आवेश, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये इन्होंने निष्कर्ष निकाला था, ये था इनका सारा प्रयोग और फिर ये निष्कर्ष इन्होंने निकाला। तो इनका निष्कर्ष था कि कांच की छड़ है, एबोनाइट की छड़ है, ऐसा सारा एक्सपेरिमेंट किया गया। यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये कांच की छड़ है, इसको रेशम से रगड़ा जा रहा है, रेशम का कपड़ा है, तो देखा गया। बाद में ये पता चला था कि इस पर धनावेश जाता है, इसके ऊपर ऋणावेश जाता है। अगर यहाँ पर बात करें कि यहाँ बाद में क्या पता चला था, तो जो बिल्ली की खाल थी और एबोनाइट की रॉड थी, बिल्ली की खाल हुई थी धनावेशित, ये बाद में पता चला था, पहले नहीं। तो ये धनावेशित है और एबोनाइट की जो रॉड है वो कैसी थी? ऋणावेशित थी। तो ध्यान रखेंगे कि जो कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा गया तो कांच की छड़ धनावेशित, रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हुआ था। और एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया तो एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हुई और बिल्ली की खाल धनावेशित हुई। ये बातें हमें बाद में पता चली, तभी यहां से निकल के आया कि कांच की छड़ पर धनावेश, एबोनाइट की छड़ पर ऋणावेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दो कांच की छड़ें, दोनों पर धनावेश, दोनों को प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को। दो एबोनाइट की छड़, दोनों पर ऋणावेश, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन यहाँ जो रेशम का कपड़ा है और अगर बिल्ली की खाल को एक साथ लेकर के आया जाए तो इनके बीच में भी आकर्षण था। तो ये ऑब्जर्वेशन निकाला था गिलबर्ट ने 16वीं सदी में। 600 ईसा पूर्व यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने बताया था कि अंबर, जो कि एक गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है, उसको अगर रेशम से रगड़ा जाए तो कांच के छोटे टुकड़ों को या तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये बात थी चार्ज के बारे में। चार्ज की परिभाषा भी यहां लिखी गई, जिसकी सहायता से वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभावों को उत्पन्न या फिर अनुभव किया जा सकता है। उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश में इतनी बातें हम याद रख सकते हैं। अब अगर हम लोग आगे बढ़ें तो देखते हैं कि वैद्युत आवेश के गुण क्या क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम आगे पढ़ रहे हैं विद्युत धारा तो यहाँ देखेंगे कि आवेश ही प्रवाहित होता है जिससे विद्युत धारा बनती है। तो विद्युत धारा के गुण क्या, वो वैद्युत आवेश से गुण क्या होते हैं, उनके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहला गुण क्या है? ये एक अदिश राशि है। तो अदिश राशि के बारे में अगर बात की जाए कि अदिश राशियां क्या होती हैं, तो इनमें केवल परिमाण होता है, ठीक है।
दिशा नहीं होती, दिशा नहीं होती। तो जिनमें परिमाण होता है और दिशा नहीं होती उनको अदिश राशियां कहा जाता है। आवेश में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। ठीक है, यहां पर इस पिछली स्लाइड में यहां पर देख भी सकते हैं कि इसका मात्रक भी लिखा गया है, कूलाम होता है और यह एक अदिश राशि है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो गया कि एक अदिश राशि होती है, मतलब इसका केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। इस बात का क्या मतलब है, जैसे यहां पर कोई वस्तु है, एक ये है वस्तु A, यहां पर एक दूसरी वस्तु ली गई है, ये है वस्तु B। तो अगर इसके ऊपर कोई आवेश है तो आवेश को यहां पर मान लेते हैं, आवेश को प्रतीक क्यों से लिखा जाता है, प्रतीक इसका जो होता है वो स्मॉल क्यों लिखते हैं कुछ लोग कैपिटल क्यों लिखते हैं। तो मान लेते हैं इसके ऊपर क्यों चार्ज है, तो इसमें से कुछ आवेश इस पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, तो इस वस्तु से इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित किया जा सकता है, मतलब एक वस्तु पर उपस्थित आवेश को दूसरी वस्तु पर उपस्थित मतलब दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। और जो स्थानांतरण होता है इसे हम कहते हैं चालन, कंडक्शन कहा जाता है। ठीक है, इस जो प्रोसेस हो रहा है या जो क्रिया हो रही है इसको हम चालन कहते हैं, किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश को स्थानांतरित करना। इसीलिए कहते हैं आवेश जो होता है, आवेश इसके क्रिया के आधार पर कहते हैं आवेश स्थानांतरणीय होता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर किया जा सकता है, होता है। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। कह रहे हैं आवेश सदैव द्रव्यमान के साथ संबद्ध रहता है। आवेश के साथ संबद्ध का मतलब क्या है, कोई भी वस्तु है जो आवेशित है तो उसका द्रव्यमान अवश्य होता है। मतलब आवेश है, ऐसे समझ सकते हैं, आवेश है तो उसका द्रव्यमान अवश्य होगा, अवश्य होगा। ठीक है, लेकिन द्रव्यमान है तो उसका आवेश या उसका आवेशित होना आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। किसी वस्तु का अगर द्रव्यमान है तो वो वस्तु आवेशित होगी, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई वस्तु पहले से आवेशित है, आवेश है उस पर, तो उसका द्रव्यमान अवश्य होगा। ठीक है, बात किया जाए आवेश कितने तरह के होते हैं, तो आवेश दो तरह के होते हैं, एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। अगर इस बारे में बात की जाए कि किसने इसे बताया था सबसे पहले, तो ये जो फोर्थ पॉइंट है यहां लिख लेते हैं हम लोग कि जो ये फोर्थ पॉइंट है, इस फोर्थ पॉइंट को बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश का मतलब क्या होता है और ऋणावेश का मतलब क्या होता है। धनावेश का मतलब ये होता है कि अगर ये वस्तु मान लेते हैं धनावेशित है, यहां पर ये धनावेशित है, अगर ये वस्तु अगर धनावेशित है और चालन द्वारा क्या हुआ, ये ऋणावेशित हो गई, ये ऋणावेशित हो गई, तो ये कह रहे हैं कि आवेश में धनावेश और ऋणावेश उत्पन्न कब होता है, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है, किससे, प्रोटॉनों की संख्या से। तो Ne कम हो जाता है Np से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कम हो जाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से तो वस्तु धनावेशित होती है। यहाँ क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से, प्रोटॉनों की संख्या कम होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, तो ये वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी। तो किसी वस्तु के आवेशित होने के लिए जो उत्तरदायी होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन नहीं। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर बंधे हुए होते हैं नाभिकीय बल द्वारा, वो बहुत प्रबल बंध होता है नाभिक के अंदर का, तो वो बाहर नहीं निकल सकते। इसीलिए आवेश केवल और केवल इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होता है। अगला पॉइंट ये कह रहे हैं कि अगर एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया गया होगा, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने अभी देखा कांच की छड़ को, यहाँ पर कांच की छड़ है, इसे रेशम के कपड़े से रगड़ा, ये पूरा प्रोसेस जो हो रहा है, ये जो पूरी क्रिया हो रही है, इस पूरी क्रिया के दौरान क्या है, इसका जो कुल आवेश होता है, कुल आवेश, इस जो पूरी क्रिया हो रही है इसमें कुल आवेश संरक्षित रहता है। और अगर कुल आवेश संरक्षित रहता है किसी निकाय का, तो कहते हैं आवेश जो होता है
उसे हम संरक्षित कह सकते हैं। कोई निकाय दिया गया हो, उस निकाय का आवेश सदैव संरक्षित रहेगा। तो आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को जो ये सिद्धांत होता है इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहा जाता है। इस वाले पॉइंट में एक बात करना चाहे कर सकते हैं कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। एक वस्तु है जो उदासीन है, मान लेते हैं ये उदासीन है। उदासीन वस्तु होने का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है। जब भी कभी वस्तु आवेशित होती है तो ये अनुपात ही इधर उधर बढ़ता है या घटता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा, प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा का हो सकती है। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, प्रोटॉन कम, प्रोटॉन ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन कम, ये कम ज़्यादा हो सकते हैं। जब भी ऐसा होगा वस्तु में आवेशित होंगी, और जब ये बराबर रहते हैं तो वस्तुएं उदासीन होती हैं। तो कह रहे हैं आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो अगर ये मान लेते हैं रॉड है और इसको हम ये ग्लास रॉड है, और अगर इसके सिल्क के साथ रगड़ा जाए, कांच की छड़ है और इसे रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा जाए, तो ये रेशम का कपड़ा और ये ग्लास रॉड, इन दोनों को हम निकाय मान लेते हैं। तो अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें जाए, इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें जाए, ग्लास की छड़ है, ग्लास की छड़ मतलब कांच की छड़ है, इससे इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें जा रहे हैं। तो अभी अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो जितने इलेक्ट्रॉन पहले थे उतने इलेक्ट्रॉन अभी भी हैं, जितने प्रोटॉन पहले थे उतने प्रोटॉन अभी भी हैं। मतलब इसका कुल आवेश जो है वो संरक्षित है, लेकिन आवेश का पुनर्वितरण हो गया है, एक पर कम एक पर ज्यादा चले गए हैं। ठीक है, बात करते हैं किसी वस्तु पे जो आवेश उपस्थित होता है उसको हम मूल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में लिखा जा सकता है। इसे कहते हैं आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत। क्या कहना चाह रहे हैं ये कहना चाह रहे हैं कि एक वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है और हम जानते हैं वस्तु अगर आवेशित है, यहां लिख देते हैं आवेशित वस्तु, तो वस्तु के आवेशित होने के लिए उत्तरदायी कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर उत्तरदायी है किसी वस्तु के आवेशित होने के लिए, इसका मतलब यही बनता है कि उस वस्तु पर या तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तो जितनी ज्यादा कमी या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी उसी के रेस्पेक्ट में या उसी के सापेक्ष हम उस वस्तु पर उपस्थित आवेश को लिख सकते हैं। कैसे? जैसे मान लेते हैं इस वस्तु में 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, कैसा आवेश होगा? धनावेश होगा। हम लोग जानते हैं, अभी देखा कि इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो धनावेश, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती तो ऋणावेश होता है। कोई ऐसा भी कह सकता है कि मान लेते हैं इस वस्तु के ऊपर, यहां दूसरा पॉइंट अगर डाल के लिखें, ये पहला पॉइंट हम लोगों ने लिख दिया ए पॉइंट, बी पॉइंट लिखते हैं कि इस पर 4 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 4 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, मूल आवेश जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻ कितना होता है? -19 कूलाम होता है। अभी देखा कि आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। अन्य मात्रक भी होते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे अभी। तो इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम हो गया। अगर यही बात किया जाए आवेश इलेक्ट्रॉन पर, तो चिन्ह लगा के लिखते हैं -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम को कैपिटल सी से लिखा जाता है। प्रोटॉन पर आवेश पूछे तो P हो गया। ये क्यों है? क्यों आवेश हो गया? P मतलब प्रोटॉन पर, तो ये प्लस का होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये आवेश होते हैं, अगर नहीं पता है तो ये याद रख सकते हैं। अब यहां पर वस्तु हो गई आवेशित, उसमें 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी कह रहे हैं, तो इस पर अगर आवेश लिखा जाए क्यों, कमी के लिए प्लस चिन्ह लगाएंगे। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है E, कमी कितने की? 5 की, तो 5E हो जाएगा इस पर आवेश। इसी तरह से अगर दूसरे केस की बात कोई करता है कि नहीं 4 इलेक्ट्रॉनों की इस पर अधिकता है, तो अगर आवेश यहां लिखा जाए Q बराबर 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश E होता है, अधिकता है तो माइनस लगा देते हैं, ज्यादा हो गए क्योंकि माइनस चार्ज हो जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन पर E होता है तो 4 पर कितना होगा? 4E हो जाएगा। तो इस तरह से किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश को हम मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो गया मूल आवेश, और ये जो नंबर है ये पूर्ण गुणज होता है। इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में हम इसे नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अगर हम सामान्य रूप से बात करें, व्यापक रूप में, इसके लिए हम बात करते हैं व्यापक रूप में, तो व्यापक रूप में फार्मूला लिखा जाता है किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का Q बराबर ±NE। इस तरह से हम लिखते हैं सूत्र।
इसमें n क्या होता है, n होता है नंबर, n बराबर यहाँ 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 से लगा करके ऐसे होगा, लेकिन पूर्णांक होगा सदैव। n क्या होगा, पूर्णांक रहेगा सदैव। ऐसा नहीं होगा किसी वस्तु से आधा इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पर चला गया, आधे से भी आधा इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पर चला गया। तो इस तरह से n हमेशा इंटीजर रहने वाला है, पूर्णांक रहने वाला है। 1 2 3 4 5 ये संख्याएं होंगी, इनके बीच में भिन्नात्मक अंक नहीं होगा कोई, या भिन्नात्मक भाग नहीं उपस्थित होगा। तो प्लस माइनस n इसे लिखा जाता है। प्लस साइन हमें क्या बताता है, प्लस साइन हमें बताता है धनावेशित होना, धनावेश को प्रदर्शित करता है। और जो माइनस चिन्ह है ये हमें क्या बताता है, ये बताता है हमें ऋणावेश को। तो किसी वस्तु पर अगर हमें आवेश निकालना हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई हो, तो हम Q बराबर Ne लगाएंगे, वहां से n निकाल लेंगे कितने इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा हैं। अगर वस्तु धनावेशित होगी तो उतने इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगी जो n निकालेंगे, और अगर ऋणावेश है तो जितना n निकालेंगे उतने इलेक्ट्रॉनों की उस वस्तु पर अधिकता निकल के आएगी। तो इसे कहते हैं किसी वस्तु पर आवेश जो होता है उसे मूल आवेश के पूर्ण गुणक के रूप में लिखा जा सकता है, गुणज के रूप में। इसे हम आवेश से क्वांटीकरण का सिद्धांत कहते हैं। इस क्वांटीकरण के सिद्धांत को व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जाता है जब विद्युत धारा पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन अभी के लिए इतनी चीजें हमें जरूर याद रहनी चाहिए। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी होती हैं किसी चार्ज के लिए। अगर कोई वस्तु आवेशित है तो उस वस्तु आवेशित होने के लिए इतनी प्रॉपर्टी उसके साथ एसोसिएट रहती हैं, या ये चीजें उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो ये हम पढ़ सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से ज्यादा है तो वस्तु ऋणावेशित। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से कम है तो वस्तु होगी धनावेशित। दोनों बराबर होंगे तो वस्तु उदासीन होगी। उदासीन वस्तु का द्रव्यमान होता है लेकिन आवेश नहीं होता, इसीलिए कहते हैं आवेश होगा तो उस वस्तु का द्रव्यमान जरूर होगा, लेकिन द्रव्यमान है तो वस्तु का आवेशित होना आवश्यक नहीं है। वस्तु आवेशित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, एक बात और यहां पर करना चाहे कर सकते हैं। यहां पर एक ये धनावेशित है, यहां पर ऋणावेशित है। आवेशन के बाद मान लेते हैं इसका द्रव्यमान है Ma, इसका द्रव्यमान है Mb। तो ये ऋणावेशित है, ये धनावेशित है। कहते हैं ये द्रव्यमान है, दोनों के द्रव्यमान में क्या संबंध होगा, तो A से इलेक्ट्रॉन चले गए तो कुछ द्रव्यमान भी तो चला गया होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है ये। तो अगर इलेक्ट्रॉन कुछ यहां से यहां गए हैं ऋणावेशित करने के लिए इस वस्तु को, तो इसमें जो A होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकल चुके, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल चुके तो ये कम हो जाएगा, M जो होगा B का वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू होने वाली है, ये रिलेशन आएगा इन दोनों के बीच में। तो कभी कभी पूछ लेते हैं, तो जो वस्तु ऋणावेशित होती है उसका द्रव्यमान ज्यादा होता है धनावेशित वस्तु की तुलना में। कारण वही, इलेक्ट्रॉन गए होंगे, इलेक्ट्रॉन के जाने से कुछ द्रव्यमान बढ़ा होगा। अब आगे बात कर लेते हैं यहां पर कि जो आवेश का क्वांटीकरण था इसकी खोज की थी रॉबर्ट ए मिलिकन ने अपने तेल बिंदु प्रयोग के द्वारा। ठीक है, ये याद रख सकते हैं। यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है जो आगे भी हम लोग बात करेंगे जब मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे, कि स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और एक समान वेग से गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो ये टर्म आया है वैद्युत क्षेत्र, एनसीईआरटी में इसके बारे में कुछ नहीं, सिर्फ टर्म यूज किया गया है। तो ये होता क्या है एक्चुअली, तो इस तरह से कहा जाता है कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है, यहां पर हम लिख देते हैं वैद्युत क्षेत्र, इसकी डेफिनेशन ऐसे लिखी जाती है, वैद्युत क्षेत्र को लिखा जाता है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। ठीक है, या उस आवेश की वजह से जो कुछ भी अनुभव हो रहा होगा वो चीजें हमें दिखाई पड़ेंगी, उनको हम अनुभव कर सकते हैं।
इन जनरल ये बातें क्लास 12th में पढ़ी जाती हैं, लेकिन ऐसे याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। अगर कोई धनावेश है तो कहते हैं इससे बाहर की तरफ क्षेत्र निकला हुआ होता है, जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो इससे बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, कुछ इस तरह से। और अगर कोई ऋणावेश है तो ऋणावेश अगर है माइनस क्यू है तो उस पर अंदर की तरफ आता हुआ ये दिखाई देता है हमें, ठीक है। या हम इसको अंदर की तरफ प्रदर्शित करते हैं। जो लाइनें बना रहे हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, आगे पढ़ेंगे क्लास 12th में, लेकिन यहाँ पर इतना याद रख सकते हैं। ये एनसीईआरटी में हेडिंग दी गई थी, मतलब वर्ड यूज़ किया गया था कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो उसको एक्सप्लेन कर दिया कि वैद्युत क्षेत्र एक्चुअली होता क्या है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अगर आता है तो उस पर आकर्षण का अनुभव होता है, या तो प्रतिकर्षण का बल लगता है या वैद्युत बल लगता है, ठीक है। अभी हमने देखा कि गिलबर्ट ने प्रयोग में बताया था कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो मान लेते हैं अगर किसी धन आवेश ने अपना क्षेत्र उत्पन्न कर रखा, पहले से धनावेश उपस्थित है, मान लेते हैं इस मार्कर के ऊपर धनावेश है पहले से, और अगर कोई बाहर से धनावेश ही लेकर के आया जाए इसके समीप, तो ये जो मार्कर है जो आने वाले धनावेश पर प्रतिकर्षण का बल लगाएगा, ऋणावेश आएगा तो उस पर आकर्षण का बल लगाएगा, ठीक है। तो ये बात है, यहाँ से याद रख सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है इसको डिटेल में पढ़ना है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अगर किसी चुंबकीय सुई को रखा जाता है तो उसमें विक्षेप आता है, ठीक है। वो बातें बाद में की जाएंगी, लेकिन अभी के लिए इतना याद रख सकते हैं कि स्थिर जो आवेश होता है वो केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन अगर एक समान वेग से गतिमान आवेश होगा वैद्युत आवेश तो वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, मतलब वैद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, तो दोनों क्षेत्र उत्पन्न होंगे, ठीक है। यहां पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं स्थिर जो होगा, स्थिर आवेश, ठीक है, और यहां पर गतिमान आवेश, गतिमान आवेश। तो स्थिर आवेश के बारे में जब भी बात की जाती है तो यहां कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। और जब गतिमान आवेश के बारे में बात की जाती तो कहते हैं यहां पर करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब स्थिर वैद्युत, ठीक है, और यहां पर विद्युत धारा है, विद्युत धारा है, ठीक है। तो ये बातें याद रखेंगे। स्थिर आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और एक समान वेग से गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। एक बात यहां पर याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं कि आवेश, त्वरित आवेश, त्वरित आवेश का मतलब जिसका वेग परिवर्ती हो, वेग परिवर्ती हो। तो अगर वेग परिवर्ती होगा तो वो त्वरित होगा, और त्वरित आवेश अगर होगा तो वो कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न करता है? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, साथ में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और इन दोनों के साथ वो वैद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन भी करता है, वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन करता है। मतलब ऊर्जा उत्सर्जित करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में, विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में या तरंग के रूप में। तो ये था आवेश, और आवेश से जुड़े कुछ गुण के बारे में कि आवेश क्या होते हैं, आवेश कितने तरह के होते हैं, आवेश की अवधारणा कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कि आवेश कहाँ से डिस्कवर होना शुरू हुआ था। तो 600 ईसा पूर्व में यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने क्या किया था, अंबर को ऊन से रगड़ा था। अंबर एक गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है, इसे तृणमणि या फिर कहरुआ भी कहा जाता है, ठीक है। इसके नाम के बारे में अगर याद रखना चाहें तो कह सकते हैं इसे तृणमणि, या फिर इसे हम कहरुआ भी कहते हैं, कहरुआ, ठीक है, हिंदी में ऐसे कहा जाता है। फॉसिलाइज्ड गम होता है ये, ठीक है। तो अंबर को ऊन से रगड़ा, देखा कि कागज के छोटे छोटे टुकड़ों या तिनकों को अपनी तरफ खींच रहा था। उसके बाद में क्या किया गया, 1600 ईस्वी में गिलबर्ट ने प्रेक्षण किया, या कह सकते हैं प्रयोग किया। उससे जो निष्कर्ष निकले उनको नोट किया कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा,
2 कांच की छड़ें जो रेशम से रगड़ी गई थी प्रतिकर्षित करती थी एक दूसरे को, 2 एबोनाइट की छड़ें जो रेशम से रगड़ी गई थी वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती थी, लेकिन एक कांच की छड़ जो रेशम से रगड़ी गई और एबोनाइट की छड़ जो बिल्ली की खाल से रगड़ी गई थी वो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। तो इन्होंने निष्कर्ष निकाला था, ये गिलबर्ट का निष्कर्ष था, ध्यान रखना। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो ये था पूरा वैद्युत आवेश और ये था वैद्युत आवेश से कुछ गुण जो कि याद रखने चाहिए हमें विद्युत धारा पढ़ने के लिए। अब यहां पर बात की हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कि आवेश का क्वांटीकरण किसने खोजा था और उसके बाद में जो स्थिर आवेश वैद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न करता है, एक समान आवेश जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है एक समान वेग से गतिमान। अब एक हेडिंग अगर यहां पढ़ना चाहे तो और भी पढ़ सकते हैं कि चालक और कुचालक क्या होते हैं। तो वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा या फिर विद्युत आवेश, विद्युत धारा चलेगी मतलब आवेश है, आसानी से प्रवाहित हो सकता है, चालक कहलाते हैं। चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बहुत अधिकता होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं यहां पर याद रखें, बाह्यतम कोश के वे इलेक्ट्रॉन जिन पर नाभिक का आकर्षण बल बहुत कम लगता है, बहुत कम, ना के बराबर लगता है, उनको हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन कर क्या सकते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पदार्थ के भीतर गतिमान हो सकते हैं, गतिमान हो सकते हैं, बाहर नहीं निकल सकते, इस बात का ध्यान रखना, गतिमान हो सकते हैं, ठीक है। पदार्थ से बाहर नहीं जा सकते लेकिन पदार्थ के अंदर गतिमान हो सकते हैं। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गए। धातु में हो गए ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एक अधातु होता है लेकिन हम जानते हैं विद्युत धारा का चालक होता है। जब आगे हम विद्युत जनित्र पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कार्बन के ब्रश प्रयोग किए जाते हैं। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, मतलब आवेश आसानी से आर पार नहीं जा सकता, इलेक्ट्रॉन नहीं चल सकते, उनको हम क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। कुचालकों के उदाहरण जैसे धातु हो गई, लकड़ी हो गया, रबर हो गया, कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। तो चालक और कुचालक में यही अंतर होता है कि चालकों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, आवेश आसानी से चल सकता है, कुचालकों में आवेश आसानी से नहीं चल सकता, अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। दूसरी बात की जाए कि चालकों में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जो कुचालक होते हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। यहां पर याद रखेंगे कि जो ये क्रियाएं हो रही थी, जो आवेशन हम कर रहे थे, ये दोनों विधियां, जो कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा, इन सब में जो ये क्रिया हो रही थी, अगर याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, इसे कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय रबिंग, ठीक है, घर्षण द्वारा आवेशन कहा जाता है। इस घर्षण द्वारा आवेशन में यहाँ की जो चीजें हम लोग ये देख रहे हैं ये काम आती हैं। जब भी घर्षण द्वारा आवेशन किया जाता है, घर्षण द्वारा आवेशन में एक वस्तु का कुचालक होना अनिवार्य है, कुचालक होना अनिवार्य है, अनिवार्य है, ठीक है। ये पॉइंट आया था, हम लोगों ने घर्षण से कुछ ऑब्जर्वेशन निकाले थे, कुछ प्रेक्षण निकाले थे, जिनके आधार पर बात कर रहे थे। तो घर्षण वाला जब भी ऑब्जर्वेशन किया जाएगा घर्षण से, तो उन चीजों में कोई एक वस्तु जो होगी उसे कुचालक होना चाहिए, क्योंकि अगर कुचालक नहीं होगी, दोनों चालक हो गई, तो अगर उनको आवेशित कर भी देंगे घर्षण द्वारा तो तुरंत वो जैसे आवेश पहले था उन पर वैसे ही आवेश उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन चल सकते हैं। लेकिन कुचालक ऐसे होते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन एक बार आ गए उन पर या उनसे चले गए तो उन पर चल सकते नहीं इलेक्ट्रॉन, तो अगर इलेक्ट्रॉन नहीं चल सकते तो वस्तुएं आवेशित हो जाएंगी, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि विद्युत धारा क्या होती है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि आवेश क्या होते हैं, आवेश के गुणों के बारे में हम लोगों ने देख लिया और यहाँ पर इन सब के बारे में बात किया। आवेश की जो छोटे छोटे मात्रक होते हैं उन मात्रक को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। आवेश का जो छोटा मात्रक होता है वो होता है मिली कूलाम, तो M कैपिटल C से लिखा जाता है, और एक होता है माइक्रो कूलाम जिसे म्यू और कैपिटल C से लिखते हैं। अगर संबंध लिखें कि 1 मिली कूलाम जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो मिली मतलब -3 कूलाम के बराबर होगा। 1 माइक्रो कूलाम के बारे में बात करें हम, माइक्रो कूलाम के बारे में,
तो ये होता है 10 की घात -6 कूलाम के बराबर। तो ये जनरल है, मात्र कभी प्रयोग किए जाते हैं तो उनको बदल सकते हैं, और ये उनके बदलने के लिए यूनिट्स हैं कि 1 मिली कूलाम को अगर हम कूलाम में बदलना चाहते हैं तो 10 की घात -3 से मल्टीप्लाई करा लेंगे। अगर माइक्रो कूलाम में आवेश दिया गया कूलाम में बदलना चाहते हैं तो 10 की घात -6 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आवेश के बारे में चीजें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विद्युत धारा क्या होती है। यहां पर देखते हैं विद्युत धारा क्या होती है। तो हमने अभी पढ़ा कि आवेश होता है, आवेश चलता है तो उसकी वजह से विद्युत उत्पन्न होती है। इन जनरल जो डेफिनेशन लिखी जाती है विद्युत धारा की, उसे कहते हैं कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन अगर ठीक ठाक डेफिनेशन लिखें कि किसी पृष्ठ से विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए उस पृष्ठ से आवेश का नेट प्रवाह आवश्यक है। ठीक है, याद रखेंगे ये बात कि किसी पृष्ठ से अगर विद्युत धारा प्रवाहित होना चाहती है तो उस पृष्ठ से आवेश का नेट प्रवाह जरूर होना चाहिए। अगर नेट प्रवाह शून्य है तो फिर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, भले ही आवेश चल रहे हों। अगर इसका एग्जाम्पल देखना चाहें तो देख सकते हैं। मान लेते हैं कोई चालक है, ये चालक रखा गया है रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर इसे रखा गया है, रूम टेम्परेचर पर इसे रख दिया गया कमरे के ताप पर। तो कमरे के ताप पर हम जानते हैं इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, इस चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, हमने पढ़ा भी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, चालक को चालक पदार्थ पढ़े। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वायुमंडल या कह सकते हैं वातावरण से ऊष्मा लेते हैं, और ऊष्मा लेकर ये विभिन्न दिशाओं में गतिमान होते हैं। ये इधर जा रहा है, मान लेते हैं इधर जा रहा है, ये इधर गतिमान हो रहे हैं, ये इधर रैंडम डायरेक्शन में यादृच्छिक रूप से गति करते रहते हैं। तो यहाँ पर इनकी गति कैसी है? यादृच्छिक गति है, मतलब जिस दिशा में मन हो रहा है उस दिशा में जा रहे हैं, यादृच्छिक गति है, किसी निश्चित दिशा में गतिमान नहीं है। और इस यादृच्छिक गति में जो इनका वेग होता है वो होता है 10 की घात 5 मीटर पर सेकेंड। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग कहा जाता है। यहाँ पर अगर बात किया जाए कि इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, मतलब आवेश चल रहा, हमने पढ़ा भी कि आवेश आने के लिए इलेक्ट्रॉन आना या इलेक्ट्रॉन जाते हैं किसी वस्तु से, तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चल रहे हैं। लेकिन अगर कोई पृष्ठ लिया जाए, यहाँ पर हम लोग अगर कोई पृष्ठ ले लेते हैं, मान लेते हैं ये कोई पृष्ठ ले लिया गया, और इस पृष्ठ से आने जाने वाले आवेशों के बारे में बात की जाए तो जितने आवेश यहाँ से, जितने आवेश इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाएंगे, उतने आवेश इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में उसी समय में जा रहे होंगे, तो नेट प्रवाह जो होगा इससे शून्य होता है। तो यहाँ पर कमरे के ताप पर रखे चालक में इलेक्ट्रॉन चलते हैं लेकिन फिर भी धारा प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि धारा प्रवाहित होने के लिए चालक के किसी पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का जो मुख्य प्रवाह होता है, या कह सकते हो नेट जो प्रवाह होता है, उसका शून्य होना नहीं चाहिए, मतलब शून्य नहीं होना चाहिए। तो जब भी कभी चालक के पृष्ठ से आवेश का नेट प्रवाह होगा उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। लेकिन अगर बात किया जाए कि ये कोई चालक है, चालक के सिरों पर हम यहाँ पर विभव लगा देते हैं, यहाँ पर एक बैटरी लगा दी। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि विभव में पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है या निगेटिव टर्मिनल होता है, ये सेल होता है, ठीक है, सिंगल सेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। अब क्लास 10th में इतना डिटेल में नहीं है, लेकिन चीज़ों को अगर हम एनालाइज कर रहे हैं, चीज़ों को पढ़ रहे हैं विद्युत धारा को, तो डिटेल में यहाँ से देख सकते हैं कि ये कोई चालक लिया हम लोगों ने, इस चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हमने इसे सेल के साथ जोड़ दिया दोनों की तरफ, तो याद रखेंगे सेल का काम क्या होता है। सेल का काम होता है कि अगर किसी चालक के सिरों पर लगाया जाए, चालक के सिरों पर आरोपित होने पर
चालक के सिरों पर आरोपित होने पर क्या करता है, एक नियत विभवांतर बनाता है। होने पर आवेश का प्रवाह निरंतर बनाए रखता है। ये लिख लेते हैं, विभवांतर हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसको इन्वॉल्व करेंगे इसमें। लेकिन चालक के सिरों पर आरोपित होने पर आवेश का प्रवाह निरंतर बनाए रखता है, निरंतर बनाए रखता है। ठीक है, ये बात ध्यान से हम याद रख सकते हैं कि सेल का सिर्फ इतना काम होता है कि अगर किसी चालक के सिरों पर लगा दिया जाए, जैसे कोई चालक है, चालक के सिरों पर अगर विभवांतर लगा दिया जाएगा तो क्या होगा, इस चालक के सिरों पर अगर विभवांतर हम लगाते हैं तो चालक के सिरों पर विभवांतर लगाने से उसके अंदर अगर आवेश का प्रवाह हो रहा तो वो निरंतर आवेश का प्रवाह होता रहेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो अब हमें पता है कि इसने क्या किया है, प्लस माइनस उत्पन्न कर दिया है, तो इधर प्लस उत्पन्न हो गया होगा। ठीक है, ये प्लस वाला टर्मिनल बन जाएगा क्योंकि सेल का ये प्लस है, और इधर क्या बनेगा, माइनस बन जाएगा, ये माइनस का एंड बन जाएगा। ठीक है, तो अब होगा क्या इसमें कि इलेक्ट्रॉन पर तो ऋण आवेश होता, हमने अभी देखा था, बताया भी है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो इन पर जो बल लगेगा वो किस दिशा में लगेगा, प्लस वाली प्लेट इन्हें अपनी तरफ खींचेगी। तो प्लेट अगर प्लस वाली अपनी तरफ खींचेगी, और अगर अब हम यहाँ पर कोई पृष्ठ लें, मान लिया यहाँ पर एक कोई पृष्ठ लिया, ये कोई पृष्ठ है, और इस पृष्ठ के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या इससे नेट आवेश का प्रवाह शून्य है, तो नहीं है। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो सीधे आगे की डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, आगे की दिशा में बढ़ रहे हैं, मतलब इधर से, मतलब बाईं तरफ से दाहिनी तरफ कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा। इसका मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों की दिशा है वो डायरेक्शनल है, एक निश्चित दिशा में बढ़ रहे हैं। तो एक निश्चित दिशा में बढ़ने से यहाँ पर पृष्ठ से नेट आवेश का जो प्रवाह है वो शून्य नहीं है। अर्थात अगर शून्य नहीं है तो उससे धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब इतनी देर से हम लोग बातें कर रहे हैं विद्युत धारा के बारे में। अगर इसकी परिभाषा लिख तो गई है, लेकिन हम परिमाण में लिखना चाहते हैं, तो मैथमेटिकली अगर हम लिखें तो कह सकते हैं विद्युत धारा इसे हम I से लिखते हैं, स्मॉल i या कैपिटल I से लिख लेते हैं। ये बराबर होता है आवेश, तो आवेश लिख लेते हैं, या फिर प्रवाहित आवेश लिख सकते हैं। आवेश को हम कैपिटल Q या स्मॉल q से लिखते हैं, और यहाँ पर लगने वाला समय होगा समय, इसे हम स्मॉल t से लिख लेते हैं। तो ये हो गई विद्युत धारा की परिभाषा कि यदि किसी चालक के पृष्ठ से Q आवेश t समय में प्रवाहित होता है, यहाँ पर जो पृष्ठ लिया है, किसी चालक के पृष्ठ से Q आवेश t समय में एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ जाएगा, तो कहते हैं उसमें जो धारा होगी उसे हम आवेश बटा समय से या आवेश बटा समय से निरूपित कर सकते हैं, Q/T से निरूपित कर सकते हैं। यहाँ पर जो इसका मात्रक निकल के आने वाला है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक होता है, हम लोगों ने अभी पढ़ा, कूलाम, माइक्रो कूलाम, मिली कूलाम, ये सब होते हैं। और अगर हम बात करें कि समय का मात्रक क्या होता है, तो समय का मात्रक होता है सेकंड। तो हो गया इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड को अगर सिंबल में लिखें तो कूलाम को कैपिटल C से लिखते हैं, प्रति सेकंड को स्मॉल s से लिखा जाता है, तो कूलाम प्रति सेकंड हो गया। अब कूलाम प्रति सेकंड के बारे में बात करें तो एक कूलाम प्रति सेकंड जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 एम्पियर के बराबर होता है। 1 एम्पियर के बराबर होता है। 1 एम्पियर की परिभाषा अलग है, वो क्लास 12 से एक्सप्लेन की जाती है, लेकिन यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 1 कूलाम आवेश का मतलब ये होगा कि यहाँ पर हम लोग एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्यू का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा अभी कि होता है NE होता है आवेश में, और दूसरी बात यहाँ से हम लोगों ने I की वैल्यू पढ़ी, क्या होती है, Q/T होती है। तो Q की वैल्यू अगर हम 1 रख देते हैं, या फिर यहाँ से Q की वैल्यू NE रख दी जाए और T यहाँ रख दिया जाए, तो Q की वैल्यू जब 1 कूलाम रखी जाती है, या कह सकते हैं 1 एम्पियर विद्युत धारा हम बनाना चाहते हैं, 1 बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से कह सकते हैं I की वैल्यू 1 एम्पियर रख लेते हैं, कैपिटल A से लिखा जाता है एम्पियर, और T की वैल्यू 1 सेकंड लिख देते हैं। तो अगर I की वैल्यू 1 एम्पियर, T की वैल्यू 1 सेकंड लिखी जाएगी, तो इस वाले फार्मूले को मिलाओ,
I इज इक्वल टू एन ई बाई टी, तो 1 इज इक्वल टू बन जाएगा एन ई बाई 1, दोनों जगह 1 हो गया। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या निकल के आएगी 1 बाई ई, और 1 बाई ई को सॉल्व करेंगे हम 1 अपान 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से, तो यहाँ हमें मिलेगा n की वैल्यू वो मिलेगी 6.25 गुणे 10 की घात प्लस का 18। तो इतने इलेक्ट्रॉन होंगे जो 1 एम्पियर विद्युत धारा में चल रहे होंगे। तो कहते हैं 1 एम्पियर जो विद्युत धारा होती वह धारा है जिसके प्रवाहित होने पर चालक के किसी पृष्ठ से एकांक समय में इतने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। मतलब क्या है, 1 एम्पियर जो धारा होती विद्युत धारा, वह धारा होती है जो चालक के किसी पृष्ठ से प्रवाहित होने पर उस चालक के पृष्ठ से एकांक समय में इतने आवेश को प्रवाहित करती है या इतने इलेक्ट्रॉनों को गुजारती है। इतना इलेक्ट्रॉन होंगे, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे जो गुजर रहे होंगे। तो याद रख सकते हैं कि 1 एम्पियर विद्युत धारा में कितने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड गुजरते हैं किसी चालक के पृष्ठ से, तो वो ये संख्या होती है 6.25 × 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर विद्युत धारा की परिभाषा है, ये विद्युत धारा की इकाई हो गई या मात्रक हो गया। यहाँ भी इसके अन्य मात्रक भी होते हैं। अगर बात किया जाए विद्युत धारा का, तो 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर को लिखा जाता है -3 एम्पियर, और बात किया जाए 1 माइक्रो एम्पियर तो इसे लिखते हैं 10 की घात -6 एम्पियर, कैपिटल एस एम्पियर को लिखते हैं। तो ये 2 मात्रक और होते हैं विद्युत धारा के, तो याद रख सकते हैं इसे। तो ये था विद्युत धारा। विद्युत धारा कब प्रवाहित होती, कब नहीं प्रवाहित होती। किसी चालक में आवेश या फिर यूँ कह लेते हैं इलेक्ट्रॉन हमेशा चल रहे होते हैं, चाहे वो किसी सेल से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो। नहीं जुड़ा होगा तो वातावरण से उष्मा लेगा, अपने वायुमंडल से उष्मा लेगा, और उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो गतिमान होंगे उस चालक के अंदर। लेकिन अगर कोई पृष्ठ लिया जाएगा तो वहाँ से नेट आवेश जो होगा वो गुजरने वाला वो शून्य होगा। तो अगर नेट आवेश गुजरने वाला शून्य होगा, यहाँ से देख सकते हैं, तो उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन अगर वही बैटरी लगा दिया जाए तो बैटरी 2 अलग अलग पोलैरिटी बनाती है, ध्रुवता बनाती है, एक धन और एक ऋण। तो धन पर जो बल होगा, धन प्लेट जो होगी इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाएगी, अपनी तरफ खींचेगी, तो यहाँ पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ चलेंगे। अब यहाँ पर धारा प्रवाहित होगी। अब बात आती है धारा की दिशा कैसे लिखी जाती है। यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन जिधर चल रहे होते हैं उसके विपरीत दिशा में धारा की दिशा लिखी जाती है। इलेक्ट्रॉनों के गतिमान होने की दिशा के विपरीत धारा लिखते हैं हम। तो अगर इलेक्ट्रॉन दाहिनी तरफ से बाईं तरफ जा रहे हैं तो धारा बाईं तरफ से दाईं तरफ प्रवाहित होती है। ठीक है। दूसरी बात या यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज चल रहा हो, यहाँ पर हम आगे बात करें कि अगर पॉजिटिव चार्ज इनकी जगह पर चल रहा हो, ये ना चल रहे हो, पॉजिटिव चार्ज हो तो क्या होगा। तो अगर धनावेश हो तो धनावेश के प्रवाह की दिशा में या ऋणावेश के प्रवाह के विपरीत क्या होता है, धारा प्रवाहित होती है। प्रवाहित होती है। तो ये ध्यान रख सकते हैं कि धनावेश की जब प्रवाह होगा तो कहेंगे धारा धनावेश की दिशा में प्रवाहित होती है। लेकिन अगर कोई ऋणावेश प्रवाहित हो रहा होगा किसी कंडक्टर के अंदर या किसी चालक के अंदर, जो कि धनावेश हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन धनावेश जिधर जा रहा होगा उधर धारा प्रवाहित होगी ऐसा मानते हैं, और ऋणावेश जिधर जा रहा होगा उसके विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है। धारा जो प्रवाहित होती है वो इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही प्रवाहित होती है, मतलब ऋणावेश की वजह से ही प्रवाहित होती है। धनावेश की वजह से जो धारा प्रवाहित होती है उसे हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रवाहित होती है उसे इलेक्ट्रॉनिक करंट कहा जाता है। ठीक है। तो विद्युत धारा के बारे में इतनी चीजें याद रख सकते हैं। चालक अगर नहीं जुड़ा हुआ है किसी भी बैटरी या सेल के साथ तो भी उसमें आवेश चलता है, लेकिन जो किसी पृष्ठ से आवेश चलने वाला होता है वो शून्य होता है, क्योंकि जितने बाईं तरफ से दाईं तरफ जाएंगे उतने बाएं से दाएं, उतने ही बाएं से दाएं, लगातार ये चलता रहेगा। कुछ इधर से इधर आए, उतने इधर से इधर गए, फिर इधर से इधर आए, फिर उधर से उधर की तरफ गए। ये लगातार क्रिया चलती रहती। तो नेट आवेश जो होता है उस पृष्ठ से प्रवाहित होने वाला शून्य होता, तो कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर धारा प्रवाहित होती है, और जो इलेक्ट्रॉन चलते हैं इनके वेग को वहां उसमें वेग कहते हैं, यहां पर कहा जाता है अनुगमन वेग।
इलेक्ट्रॉनों के इस वेग को क्या कहते हैं हम? अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग, या कुछ लोग इसे अपवाह वेग भी कहते हैं। ये होता है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इन जनरल। तो ये अनुगमन वेग हो गया। तो ये था विद्युत धारा। विद्युत धारा कब प्रवाहित होती, कब नहीं प्रवाहित होती, चालक में आवेश कब, परिणामी आवेश होता है उसको कब प्रवाहित करते हैं चालक, और कब उनमें जो प्रवाहित होने वाला आवेश होता है वो परिणामी नहीं होता, मतलब कुल आवेश जो होता है परिणामी शून्य होता है। तो ये बातें हो गई। अब यहाँ से भी देख सकते हैं कि जब बैटरी लगाई जाती है, सेल लगाया जाता है, तो नेट प्रवाह शुरू हो जाता है और धारा प्रवाहित होती है। धारा को इस तरह से डिनोट करते हैं। ये परिभाषा हो गई। धनावेश की दिशा में धारा प्रवाहित होती है, ऋणावेश की दिशा में ऋणावेश की विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। अब बात करते हैं धारा को मापता कौन है। तो जो धारा होती है इसको मापने के लिए हम अमीटर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर दिखाया भी गया है, ये अमीटर है एक, इसमें ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये ऋण है, और ये क्या है? धन है। ये ऋण टर्मिनल है और ये धन टर्मिनल है। जब भी इसमें धारा प्रवाहित होती है, जो यहाँ पर निडिल बनी हुई है, निडिल जो दिख रही होगी, ये निडिल, ये यहाँ पर इस पैमाने पर चलती है और हमें धारा दिखाई देती कि हाँ इसमें धारा प्रवाहित हो रही होगी, या इससे कितनी धारा जा रही वो हम नाप सकते हैं। बात किया जाए अमीटर क्या करता है, पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो अमीटर धारा मापक यंत्र है, ठीक है। दूसरी बात है, अगर धारा मापक यंत्र है, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी कि गैल्वेनोमीटर होता है एक, तो धारा मापक यंत्र है। धारा मापक यंत्र के साथ अमीटर किस में जोड़ा जाता है? तो अमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। आगे जब संयोजन पढ़ेंगे देखेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। और ये एम्पियर ऑर्डर तक की करंट को माप सकता है। तो अगर बात किया जाए यहाँ एम्पियर परास तक की धारा को माप सकता है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, बोर्ड ने पूछा था, और उसमें कहा था अमीटर का पाठ्यांक बताओ। तो जब भी परिपथ में अमीटर लगा हो और कुछ ना कहा गया हो, तो उसके बारे में लिख देते हैं, यदि परिपथ में क्लास 10th में ऐसी बात होगी, यदि परिपथ में अमीटर लगा हो, अमीटर जुड़ा हो, तो अमीटर का प्रतिरोध, चालक में धारा चलती जो अवरोध होता है वो प्रतिरोध है, पढ़ेंगे हम इसे भी। तो यदि परिपथ में अमीटर जुड़ा हो तो अमीटर का प्रतिरोध नगण्य या शून्य लिया जाता है, या कह लेते हैं शून्य लिया जाता है। शून्य लिया जाता है मतलब अमीटर जो जुड़ा होगा उसका कोई पाठ्यांक नहीं लिया जाएगा, और जिन अमीटर का प्रतिरोध शून्य लिया जाता है, आंतरिक प्रतिरोध या प्रतिरोध शून्य लिया जाता है, उन्हें हम कहते हैं आदर्श अमीटर कहते हैं, ठीक है। तो एक आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है, आंतरिक प्रतिरोध या खुद का प्रतिरोध जो होता है वो शून्य होता है। परिपथ में उसे कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में सदैव जोड़ा जाता है, ध्यान रखेंगे। यह एम्पियर परास तक की धारा को माप सकता है, और परिपथ में जुड़ा होगा तो इसका प्रतिरोध हम शून्य लिखेंगे, मतलब इसमें कोई भी विभव का पतन नहीं लिखा जाएगा कि हम इसमें भी करंट फ्लो कराएंगे, ऐसा कुछ होगा तो करंट तो इसमें जरूर जाएगी, लेकिन इसमें कोई विभव पतन नहीं होगा, ठीक है। आगे देखेंगे विभव पतन कैसे किया जाता है, कराया जाता है। यहाँ पर अगर हम एक बात के बारे में और बात करें तो दूसरा एक और युक्ति होती है जिसको हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर। अब ये गैल्वेनोमीटर क्या करता है? तो गैल्वेनोमीटर भी धारा ही मापता है। यह भी एक
धारा मापक, यह भी एक धारा मापक यंत्र है, परंतु यह मिली एम्पियर तथा माइक्रो एम्पियर कोट की धारा को मापता है, कोट की धारा को मापता है। मतलब वो एम्पियर ऑर्डर की तक की धारा को नहीं माप सकता, इससे कम की धारा को मापता है। दूसरी बात अगर यहाँ से की जाए कि गैल्वेनोमीटर की और ख़ास बात क्या होती है, तो यह धारा की दिशा भी बताता है, दिशा भी बताता है हमें कि धारा किस दिशा से किस दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है। और अगर किसी परिपथ में ये जुड़ा होता है तो कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर ऐसा बना होगा, इसमें जी लिखा रहता है, कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इसमें धारा की दिशा को कैसे मापा जा सकता है आगे जब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो इसमें अरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, अरेस्टेड का प्रयोग पढ़ेंगे। तो अगर ये कोई गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जिसको हम जी से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ से धारा जा रही है, ये प्लस टर्मिनल है, इसका माइनस टर्मिनल है, ऐसा है। तो इस गैल्वेनोमीटर की बात ये होती है कि जब भी इसमें धारा का मान शून्य है, मान लेते हैं I बराबर 0 है, तो I बराबर 0 होता है तो इसकी निडल कुछ ऐसे रहती है और इसमें नंबर लिखे होते हैं दोनों साइड नंबर कैसे लिखे होते हैं, इधर यहाँ 0 होता है, ये 1 हो गया, 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे लिखा होता है, इधर भी ये 0 हो गया, 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसा लिखा हुआ होता है। मान लेते हैं धारा शून्य है तब ऐसा होगा, और अगर शून्य नहीं होगी, ये प्लस टर्मिनल ये माइनस टर्मिनल, इधर से इधर की तरफ धारा जा रही आई, तो जिस एंड से धारा इसके अंदर एंटर करती है इसमें डिफ्लेक्शन या विक्षेप जो होता है वो उसी तरफ आता है, सुई उधर की तरफ घूम जाती है। और अगर ऐसा हुआ, यहाँ पर इधर की तरफ धारा जा रही है, प्लस और माइनस टर्मिनल है, तो इसमें जो विक्षेप उत्पन्न होगा वो इस दिशा में होगा क्योंकि इधर से करंट आ रही है। तो ये होता है, इस तरह से देख सकते हैं कि इसमें जो निडल होगी वो किस तरफ जाने वाली है, धारा की दिशा किधर की तरफ होगी। तो दिशा भी बताना हो तो हम गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। बस इसकी खास बात ये होती ये एम्पियर कोट की तक की धारा को नहीं माप सकता। बात किया जाए आगे क्लास 12th में पढ़ते हैं तो याद रखना अमीटर को गैल्वेनोमीटर से ही बनाया जाता है। तो अगर गैल्वेनोमीटर है ये गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में एक प्रतिरोध लगाया जाता है, अल्प प्रतिरोध होता है। और इस अल्प प्रतिरोध को जब लगाया जाता है, यहाँ पर मान लेते हैं धारा I आ रही है, तो इसमें जो धारा जाए वो कम जाए, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा धारा को अल्प प्रतिरोध से होकर के गुजारा जाता है। इस तरह से अमीटर को बनाया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर जो होता है मैक्सिमम करंट कहाँ से पास होगी, इससे पास हो जाएगी, तो जितनी चाहिए गैल्वेनोमीटर में उतनी ही जाएगी। तो गैल्वेनोमीटर यहाँ मीटर की तरह काम करने लगता है। तो अमीटर गैल्वेनोमीटर से ही बनाया जाता है। ठीक है, क्लास 12th में इसे डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पर चीज़ें बस थी कि हाँ कौन से उपकरण होते हैं, इनको कैसे देखा जाता है और इनसे क्या क्या चीज़ें मापी जा सकती हैं। तो धारा मापक यंत्र है मीटर, सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। एम्पियर परास तक की धारा को माप सकता है। परिपथ में जब भी जुड़ा होगा तो इसका आंतरिक प्रतिरोध या इसका जो प्रतिरोध होगा उसे शून्य लिया जाएगा। आदर्श मीटर वो होता है जिसका प्रतिरोध शून्य होता है, और जो प्रैक्टिकल होते हैं उनका प्रतिरोध शून्य नहीं होता, इंटरनल रेजिस्टेंस उनका आंतरिक प्रतिरोध दिया जाता है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ये धारा मापक यंत्र है, परंतु ये मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर तक की धारा को माप सकता है। यह धारा की दिशा भी बताता है, कैसे बताता है वो बात हम लोगों ने उधर की। और गैल्वेनोमीटर से ही अमीटर को बनाया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ लिया कि विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा कब प्रवाहित होती है और कब नहीं प्रवाहित होती है, परिमाण क्या होता है, दिशा कैसे लिखी जाती है, और यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया उसे मापा कैसे जाता है किस यंत्र से। अब आगे बात करें कि वैद्युत विभव क्या होता है। इस वैद्युत विभव को बुकिश लैंग्वेज में समझने से पहले हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं कि कैसे क्या है और इसका कैसे प्रयोग किया जा सकता है। इसको इधर हटा देते हैं। सबसे पहला हम एक्सपेरिमेंट ऐसे देखते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज को इधर कुछ दूरी तक लेकर के आएँ, इधर गतिमान करें, पास तक लेकर आए, उसे छोड़ दें फिर, तो जब छोड़ेंगे तो वापस से क्या होगा, ये इधर की तरफ गतिमान होना शुरू हो जाएगा क्योंकि प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो इधर की तरफ अपने आप गतिमान होगा, स्वयं गतिमान होगा इधर की तरफ। इसी प्रकार अगर ये प्लस है और यहाँ पर माइनस है, ठीक है, अगर हम इसको दूर की तरफ लेकर के जाएं और छोड़ दें तो इसकी तरफ गतिमान होने की प्रवृत्ति होगी इसकी,
क्योंकि ये इधर की तरफ आकर्षित होगा। तो यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि जो समान प्रकार के आवेश होते हैं, इनको अगर हम बहुत पास में लेकर के आएं और फिर इनको स्थिर अवस्था में छोड़ दें तो एक दूसरे पर प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं और एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। इसी तरह से जो आकर्षण बल लगता है माइनस और प्लस के बीच में, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के बीच में, जब उनको पास में लाया जाता है तो उनके साथ ही ऐसा होता है कि जब भी हम उनको पास में हो, उनको दूर ले जाएंगे तो उनके ऊपर आकर्षण का बल लगेगा, और जब हम उन्हें छोड़ेंगे तो क्या होगा, उनकी प्रवृत्ति ये रहेगी कि वो पास में आए, मतलब वो एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। तो एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे तो कुछ दूरी तय करेंगे, और इनके बीच में वैद्युत बल तो लग ही रहा है, हम लोगों ने भी देखा आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल लग रहा, वैद्युत बल तो लग ही रहा है। तो ये जो क्रिया हो रही है, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को अपने से दूर ले जा रहे हैं प्रतिकर्षण को कम करने के लिए, विपरीत प्रकार के जो आवेश हैं आकर्षण को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के पास आ रहे हैं। तो जो ये क्रिया होती है, इसके कारण क्या होता है, आवेश के अंदर एक ऐसा गुण आ जाता है जिससे वो काम कर पाते हैं। मतलब आवेश ने एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया तो उन्होंने कुछ काम किया, बल लगा, बल ने कुछ विस्थापन करवाया, तो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के कारण कुछ काम करने का गुण आ जाता है, और इसी को कहा जाता है वैद्युत विभव या वैद्युत विभवांतर। आगे पढ़ेंगे, दो बिंदुओं के बीच होगा तो विभवांतर होगा, और इस तरह से इसे परिभाषित किया जा सकता है। तो जो ये कॉन्सेप्ट है वैद्युत विभव का, वो इस तरह से देखा जा सकता है इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। लेकिन क्लास 10th में जिसकी डेफिनेशन है वो क्या लिखी जाती है, एकांक धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक वैद्युत बल के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य ही वैद्युत विभव कहलाता है। क्या मतलब है, अभी हम लोगों ने देखा कि जो कोई आवेश उपस्थित होता है, यहां अगर ये कोई आवेश है, ये आवेश है, तो ये अपने चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न करेगा। इस क्षेत्र के अंदर अगर कोई यहां पर इन्फिनिटी है, मान लेते हैं यहां कहीं पर अनंत है, यहां कहीं पर अनंत है, तो इस अनंत से हम क्यों चार्ज को लेकर के आ रहे हैं, मान लेते हैं क्यों आवेश को लेकर के आ रहे हैं, तो अगर यहां से हम इधर की तरफ लेकर के आएंगे, ये धनावेश पहले से यहां है और इस धनावेश को हम लेकर के आ रहे हैं, तो इस पर जो बल लग रहा होगा प्रतिकर्षण का बल होगा इधर, ये तो हम बात जानते हैं। तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा, तो इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध इसे मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लेकर के आया गया। तो मान लेते हैं यहां कहीं पर हम लेकर के आए बिंदु P के ऊपर, और इस Q को यहां ला करके रख दिया, ये प्लस Q है जो हम उधर से लेकर के आए हैं, या इसे हम Q अलग लिख लेते हैं, कुछ नॉट लगा करके लिख देते हैं इसमें, ये Q नॉट है, यहाँ पर भी जो आया ये Q नॉट है क्योंकि पहले से Q लिखा हुआ था। तो अनंत पर अगर कोई स्थित आवेश है उसको वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, मतलब प्रतिकर्षण बल बाहर की तरफ लगा रहा, धक्का दे रहा, हम ला रहे हैं अंदर की तरफ, तो उसके विरुद्ध ला रहे हैं। तो विरुद्ध लाने में यहाँ तक जो काम किया जाता है W, यहाँ पर जो किया गया काम होगा, जो W होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, कहते हैं कि वो वैद्युत विभव है उस बिंदु के ऊपर, मतलब इस P पॉइंट के ऊपर ये विभव है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं जो परिभाषा लिखी, एकांक धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु, देखो वैद्युत क्षेत्र के अंदर P बिंदु है, उस पर लाया गया, लेकिन वैद्युत बल के विरुद्ध जो कार्य किया गया वो क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। तो इस तरह से परिभाषा लिखी जाती है वैद्युत विभव की। लेकिन कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है वो हम लोगों ने अभी समझा कि जो धन आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ऋणावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण के कारण इनकी वजह से कुछ कार्य करने की क्षमता होती है इनमें, उसी कार्य करने की क्षमता की वजह से उसमें वैद्युत विभव आता है। ठीक है, अगर बात किया जाए वैद्युत विभव को परिमाण में कैसे लिखा जाता है, तो जो वैद्युत विभव होता है, वैद्युत विभव, इसको हम V से डिनोट करते हैं, कैपिटल V से डिनोट करते हैं, और इसे लिखा क्या जाता है, इसे लिखा जाता है किया गया कार्य, वर्क डन। यहां भी इसे पूरा लिख लेते हैं, किया गया कार्य, मतलब वैद्युत क्षेत्र जो हो या वैद्युत बल जो लग रहा था आकर्षण या प्रतिकर्षण, उसके विरुद्ध किया गया कार्य, बटे यहां पर क्या लिखा जाएगा, आवेश। तो हम यहां लिख सकते हैं आवेश जिसे लाया गया होगा, Q नॉट को लाया गया। इस फार्मूले को अगर ध्यान से देखें, इस फार्मूले में कि अगर हम Q नॉट को 1 कूलाम कर दें, यदि Q नॉट को 1 कूलाम कर दिया जाए तब क्या हो जाएगा, वैद्युत विभव V जो होगा वो W के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो यहां से दोनों जगह से उसी डेफिनेशन को ऊपर लिखा गया है बुक में। ठीक है, तो इस तरह से समझ सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट कैसे बनता है वो हमने समझ लिया है।
डेफिनेशन यहां पर क्या है, एकांक धन बिंदु आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक वैद्युत बल के विरुद्ध अगर लेकर के आया जाता है एकांक धन बिंदु आवेश को, तो जो किया गया कार्य होता है उसी को कहते हैं हम वैद्युत विभव। अब यहां पर हम इसके मात्रक के बारे में बात कर लेते हैं, मात्रक के बारे में। तो वैद्युत विभव का मात्रक क्या निकल के आने वाला है, तो किया गया कार्य जूल में होता है और प्रति कूलाम हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका मात्रक। लेकिन अगर यहां से बात की जाए 1 जूल प्रति कूलाम, ये किसके बराबर होता है, तो 1 जूल प्रति कूलाम बराबर होता है, वो होता है 1 वोल्ट के। तो अब से हम वैद्युत विभव का जो मात्रक यूज किया करेंगे, प्रयोग करेंगे, वो वोल्ट लिखेंगे। मतलब 1 जूल प्रति कूलाम को 1 वोल्ट मान लेते हैं, वो वोल्ट यहां पर चलता रहेगा। ठीक है, तो ये है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव कैसे समझा जा सकता है, कैसे परिभाषित किया गया है, इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में बात की अभी, कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि प्लस चार्ज था एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे, माइनस चार्ज है, यहाँ प्लस चार्ज एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण के कारण, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण के कारण कार्य करने की जो क्षमता है उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। और बुकिज लैंग्वेज में बात करें तो इस तरह से लिखा जा सकता है। ये बात हम लोग करते हैं प्रैक्टिकली कि ऐसे क्यों हो रहा होगा, यहाँ पर किया गया काम विभव कैसे होगा या काम क्यों किया जाएगा। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण के बल लग रहे हैं, वैद्युत बल लग रहे थे, उनकी वजह से ऐसा हो रहा था। तो ये है वैद्युत विभव और वैद्युत विभव की परिभाषा, ये उसके मात्रक हो गए। और यहाँ पर ये उसका फिगर हो गया कि अनंत से किसी बिंदु तक अगर हम लेकर के आते हैं वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी धन बिंदु आवेश को, तो जो किया गया कार्य होगा उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। ये परिभाषा यहाँ पर लागू होती, जब Q नॉट की वैल्यू 1 कूलाम होगा तो V बराबर W के लिखा जाता है। इसी तरह से बात करें कि वैद्युत विभवांतर क्या होता है, तो विभव को परिभाषित किया जाता है किसी एक बिंदु पर। विभवांतर को मतलब विभव के अंतर को परिभाषित किया जाता है दो बिंदुओं के बीच। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो होगा, मतलब अगर यहां पर प्लस चार्ज है, इसने अपना क्षेत्र उत्पन्न कर रखा है, ये इसका क्षेत्र है। क्षेत्र का मतलब इसमें इसका प्रभाव है कि अगर कोई आया प्लस वाला तो उस पर ये क्या करेगा, प्रतिकर्षण लगाएगा, अगर माइनस वाला आया तो उसके ऊपर आकर्षण लगाएगा। मान लेते हैं यहाँ कहीं तक इसका प्रभाव बहुत स्ट्रांग है, तो ये जो क्षेत्र बन रहा है इसी क्षेत्र को तो हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। तो ये क्षेत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र है हमारे पास। अब इसके अंदर दो बिंदु ले लिए जाए, मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ A है, दूसरा बिंदु यहाँ B है। ठीक है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर ले जा रहे हैं हम, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, मान लेते हैं Q नॉट को यहाँ से इधर की तरफ लेके जाया जा रहा है, तो उसीलिए कह रहे हैं कि एक वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वो क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। और अगर यहां से बात की जाए कि जो वैद्युत विभवांतर होता है इसी को हम क्या कहते हैं, या वोल्टेज लिख लेते हैं, वोल्टेज। इसको कुछ लोग डेल्टा V से लिखते हैं, सिंपल V से लिख देते हैं। ये भी क्या होता है, W डिवाइडेड बाई Q होता है, या Q नॉट लिखना चाहें तो Q नॉट लिख लें अगर Q नॉट को लेकर के गए हैं। मात्रक सारे वही आने वाले हैं। मात्रक के बारे में अगर बात की जाए तो मात्रक वही आने वाला है, जूल प्रति कूलाम, या फिर हम लोगों ने जो अभी लिखा क्या लिखा, वोल्ट। तो दूसरा मात्रक हम वोल्ट लिख सकते हैं। वोल्ट को जब भी लिखना हो सिंगल तो उसे लिखा जा सकता है कैपिटल V से। तो ये होता है वैद्युत विभवांतर। मतलब अगर किसी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न है, किसी आवेश ने क्षेत्र उत्पन्न कर रखा है, तो उस क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर जाना है हमें, तो जो किया गया कार्य होता है उसे हम वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, VA माइनस VB बराबर में ऐसे लिख देते हैं W डिवाइडेड बाई Q। मतलब A व B के मध्य जो विभव है उसको हम VA माइनस VB लिख लेते हैं, W डिवाइडेड बाई Q लिखा जा सकता है, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, वैद्युत विभवांतर को हम वोल्टेज भी कहते हैं। अब यहाँ पर अगर बात की जाए, वैद्युत विभव अगर लगाया गया था, यहाँ पर हम फिर से वापस चलते हैं। यहाँ पर जो विद्युत धारा हम लोगों ने अभी पढ़ी,
यहाँ कि जब हम लोगों ने इसके सिरों पर सेल लगाया, सेल का काम क्या होता है, वैद्युत विभव लगाना, मतलब विभवांतर उत्पन्न करना। तो यहाँ प्लस और माइनस उत्पन्न हुए, तो ये प्लस वाला विभव बना, ये धन ऋण वाला विभव बना। तो इन दोनों ने क्या किया, एक दूसरे के आमने सामने विभव का अंतर उत्पन्न कर दिया। तो अगर ये विभवांतर उत्पन्न हुआ तो विभवांतर के उत्पन्न होने पर इन इलेक्ट्रॉनों पर बल लगता है और ये इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गतिमान होने लगते हैं, और निश्चित दिशा में गतिमान होने की वजह से यहाँ पर करंट बनती है। इसीलिए कहते हैं किसी चालक से नेट प्रवाह होना आवश्यक है पृष्ठ से, अन्यथा आवेश का नेट प्रवाह अगर शून्य है तो उससे आवेश प्रवाहित नहीं होंगे। ठीक है, और आवेश अगर नेट प्रवाहित नहीं होंगे, आवेश प्रवाहित हो धारा बहे ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ आवेश चल रहे हैं लेकिन धारा नहीं है, क्योंकि यादृच्छिक गति है। जितने इस पृष्ठ को पार कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, उतने राइट टू लेफ्ट भी जा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ नेट करंट नहीं बन रही, लेकिन यहाँ नेट करंट बन रही कि अगर पृष्ठ लिया जाए तो उससे नेट प्रवाह शून्य नहीं है, धारा बनेगी। तो विभवांतर का ये काम होता है किसी भी चालक के सिरों पर। तो यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं विभवांतर, अब लिख सकते हैं क्योंकि वहां पर पढ़ा नहीं था तो लिखा नहीं था। विभवांतर किसी चालक के सिरों पर विपरीत टर्मिनल बनाता है, या कह सकते हैं विभव का अंतर है। विभव का अंतर में सिंपल बात करें हम लोग बैटरी के बारे में या फिर सेल के बारे में। सेल और बैटरी में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए। जब सेल आपस में जुड़ती हैं तो बैटरी बनती है, तो इन जनरल बैटरी के बारे में ही बात कर रहे होते हैं हम। तो बैटरी या सेल जो विभवांतर उत्पन्न करता है चालक के सिरों पर, वो विपरीत टर्मिनल बनाता है, और विपरीत टर्मिनल बनने से इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गतिमान होते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या होंगे, गतिमान होंगे, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के गतिमान होने से यहाँ पर धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये बातें हो गई। तो वैद्युत विभवांतर का उपयोग हम क्या करते हैं, चालक के सिरों पर लगाते हैं, जिससे चालक में विद्युत धारा का प्रवाह निरंतर बना रहे, आवेश निरंतर प्रवाहित होते रहें। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। उम्मीद है ये वाली डेफिनेशन और दोनों डेफिनेशन अलग अलग समझ में आई होंगी। अनंत से किसी बिंदु पर लेकर आया जाए वैद्युत क्षेत्र के अंदर तो विभव परिभाषित होगा, लेकिन अगर वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाया जाएगा तो वहां वैद्युत विभवांतर परिभाषित होगा। वैद्युत विभवांतर का कॉन्सेप्ट बनता है कहां से, वो बात भी हम लोगों ने देख ली। दूसरी बात है कि अगर विभव है तो विभव को मापा कैसे जाएगा, यंत्र होगा। तो विभव मापने के लिए यहाँ विभव मापी लगाया जाता है। इसमें भी देखो ये ऋण टर्मिनल है और इधर वाला धन टर्मिनल है, जो रेड है वो धन टर्मिनल है। इन धन और ऋण टर्मिनल के बारे में बात करते हैं। वोल्ट मीटर क्या करता है, यह विभवांतर मापता है, विभवांतर मापता है। ठीक है, विभवांतर मापता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि अमीटर, तो अमीटर को कैसे जोड़ते, श्रेणी क्रम में, इसे परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो उस परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। दूसरी बात है जो गैल्वेनोमीटर हम लोगों ने पढ़ा था, गैल्वेनोमीटर से ही वोल्ट मीटर और मीटर बनाए जाते हैं, तो गैल्वेनोमीटर से बनता है, वो बात हम लोग वहां पर कर चुके हैं, तो यहां नहीं कर रहे हैं। यह विभवांतर मापता है, इसे परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। दूसरी बात अगर की जाए कि परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ दिया, अगर कोई परिपथ बना हुआ पहले से आता है, क्लास 10th की बात होती है, तो उसमें ये कहते हैं कि जब भी ये परिपथ में जुड़ा होगा तो जिस शाखा में ये लगा होता है उस शाखा में धारा प्रवाहित नहीं होती। मतलब एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है या आंतरिक प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है, मतलब उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो अगर उसका प्रतिरोध अनंत होगा तो उसमें धारा प्रवाह नहीं होगा, और धारा प्रवाह नहीं होगा तो उसे देखा जा सकता परिपथ में कैसे होगा। एक बात और, आदर्श वोल्ट मीटर है, आंतरिक प्रतिरोध उसका अनंत होगा तो उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती। यहां लिखना चाहें तो लिख सकते हैं धारा प्रवाहित नहीं होगी।
नहीं होगी। ये बात भी ध्यान रख सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर बहुत खास है एक, कि अगर इसे किसी परिपथ के अंदर, वैसे हम लोग विद्युत परिपथ के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन इन जनरल यहाँ पर हम बात करते हैं कि प्रतिरोध और इन सब के सिंबल तो हमें पहले से पता ही होते हैं। तो सिंबल पता है, तो जैसे मान लेते हैं कि ये एक बैटरी है। अभी हम लोगों ने देखा कि बैटरी कैसी होती है, ऐसी होती, सिंबल है बैटरी का ये, या सेल कह सकते हैं। बैटरी कहने से ठीक नहीं है, इसे हम सेल कह लेते हैं क्योंकि एक ही यहाँ सेल लगा, अगर 2 सेल लगे होते तो बैटरी हो जाता। यहाँ पर क्या किया गया है, कुछ चालक तार लगाए गए हैं। एक ये चालक तार इधर है, दूसरा चालक तार इधर है। यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा हुआ है, प्रतिरोध का ये सिंबल होता है, इसके बारे में बात करेंगे आगे। लेकिन इन दोनों को पढ़ा है तो जोड़े कैसे जाएंगे परिपथ में, उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये प्रतिरोध है, या फिर मान लेते हैं यहाँ कुछ कोई भी लगा हुआ है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जैसे बल्ब हो गया, इन सब में। तो ये प्रतिरोध है, ये सेल है, धारा प्रवाहित हो रही इसमें। इस धारा के निरंतर प्रवाह को सतत प्रवाह के लिए चालक लगाए गए हैं, चालक तार लगाए गए हैं, धारा प्रवाहित होगी इसमें। अब ये जो धारा प्रवाहित हो रही है इसमें मान लेते हैं हमें धारा मापनी है। तो जब धारा हमें मापनी होती है, यहाँ पर देखें श्रेणी क्रम में परिपथ टूट गया। अब इस टूटे हुए परिपथ में हमें क्या लगाना पड़ता है, इस टूटे परिपथ में हम लगा देते हैं एक अमीटर। ये अमीटर क्या मापेगा, धारा मापेगा, ये धारा को माप लेगा। लेकिन अगर कोई कहता है जो प्रतिरोध R लगा है इसके सिरों पर हमें विभवांतर चाहिए, तो इसका एक एंड ये, दूसरा एंड पकड़ करके यहाँ पर क्या किया जाता है, एक हम वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं, जो क्या मापता है, प्रतिरोध के सिरों का हमें वोल्टेज देगा या फिर विभवांतर देगा कि कितना इसके सिरों के बीच में विभवांतर होगा। तो परिपथ में जब भी जोड़ा जाएगा इस तरह से जोड़ा जाएगा। प्रतिरोध हम पढ़ेंगे तो देखेंगे प्रतिरोध क्या होते हैं, उसका प्रतीक क्या होता है, कैसे ज्ञात किया जा सकता है, किन चीज़ों पर वो निर्भर करता है। तो ये एक सिंपल सर्किट था जिसमें हम लोगों ने अभी वोल्ट मीटर पढ़ा, अमीटर पढ़ा। तो वो कैसे जोड़े जा सकते हैं, वो इस तरह से जोड़े जाएंगे। अमीटर होगा तो उसको हम इन जनरल उसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य लेकर चलेंगे, मतलब उसमें धारा तो प्रवाहित होगी लेकिन कोई विभव पतन नहीं होगा, मतलब कोई वोल्टेज का ड्रॉप नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई प्रतिरोध है उसके सिरों पर हमें वोल्ट मीटर निकालना है, तो उसके सिरे से हम समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर को जोड़ेंगे और वो हमें वोल्टेज बताएगा, अमीटर धारा बताएगा। तो इस तरह से परिपथ में इन्हें जोड़ा जा सकता है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर बात की थी, जब यहाँ धारा पढ़ रहे थे तो हमने कहा था जब पॉजिटिव करंट मतलब पॉजिटिव चार्ज चलता है तो कन्वेंशनल करंट बनती है। यहाँ कहीं पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर प्लस चलता है तो कन्वेंशनल करंट बनती है, मतलब ये परंपरागत वाली करंट बनती है जिसके बारे में बात की जाती है लेकिन वो एक्चुअली होती नहीं है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें कि जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक करंट बनती है, इलेक्ट्रॉनिक धारा बनती है, इलेक्ट्रॉनिक धारा बनती है। तो दो तरह की धाराएं होती हैं। तो प्लस इधर चलेगा उधर धारा चलती है, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, मतलब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस कोई नहीं है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो एक्चुअल में धारा प्रवाहित होती है, वास्तविक रूप में धारा का प्रवाह होता है परिपथ के अंदर। अब अगर यहाँ से बात की जाए आगे, ये हम सब लोगों ने उपकरण पढ़ लिया, ये बात पढ़ ली, वोल्ट मीटर पढ़ लिया। विद्युत धारा के प्रकार के बारे में बात की जाए तो पहला प्रकार यही होगा, कन्वेंशनल करंट होती है एक, और दूसरी करंट कौन सी होती है, दूसरी होती है इलेक्ट्रॉनिक करंट। लेकिन दो और भी प्रकार होते हैं। तो विद्युत धारा किस आधार पर, तो परिमाण तथा दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर जो विद्युत धारा होती है दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार हैं, तो पहला प्रकार जो होता है वो होता है दिष्ट धारा का। ये दिष्ट धारा है जिसे हम डायरेक्ट करंट कहते हैं, डायरेक्ट करंट कहते हैं। शॉर्टकट में इसे हम डीसी नाम से जानते हैं, डीसी। ये क्या होती है और इसको कैसे परिभाषित किया जा सकता है, तो कैसे हैं, प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा जो होती है वो जिसका परिमाण, दिष्ट धारा वो जिसका परिमाण
तथा दिशा नियत हो अर्थात समय के साथ परिवर्तित ना हो, समय के साथ परिवर्तित ना हो, परिवर्तित ना हो, उसे क्या कहते हैं हम? दिष्ट धारा कहलाती है, दिष्ट धारा कहलाती है। ठीक है, तो अगर समय के साथ हम लोग देख लें, यहां हम लोग मान लेते हैं कि इधर है समय अपने पास, ये इधर समय दिया गया है, इधर है धारा। तो अगर ये समय के साथ परिवर्ती नहीं है, फिक्स चल रही पैटर्न में, तो ऐसा कुछ देखो इस तरह से लगातार। अगर मान लेते हैं ये 5 एम्पियर वाली लाइन है, तो 5 एम्पियर लगातार धारा चल रही है इस परिपथ के अंदर, ना कम हो रही ना ज़्यादा हो रही, ना ही अपनी दिशा बदल रही है। दूसरा यहाँ पर बात करें सेकंड पॉइंट क्या होता है, तो सेकंड पॉइंट हम लोग जानते हैं दूसरी जो धारा होती है वो होती है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, इस चैप्टर में हम दिष्ट धारा पढ़ेंगे, प्रत्यावर्ती धारा नहीं पढ़ेंगे। प्रत्यावर्ती धारा हम जब चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे वहां पर पढ़ेंगे। इसे कहा जाता है अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, और इसको शॉर्टकट में प्यार से कहते हैं हम लोग एसी। ये क्या होती है, तो वैसी धारा जिसका परिमाण परिवर्तित होता हो और दिशा भी परिवर्ती हो, वह धारा जिसका परिमाण तथा दिशा दोनों समय के साथ परिवर्तित हों, दोनों समय के साथ परिवर्तित हों, वो क्या कहलाती है? प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है, एसी कहलाती है। इसको अगर हम देखें यहां से, जैसे बना के देखा हम लोगों ने अभी, ये इधर समय दिया गया है और इधर लिखी गई है धारा, तो दिशा परिवर्तित होगी। दिशा परिवर्तित होने का मतलब धन और ऋण दोनों दिशाओं में धारा ये चल रही होगी फिर तो ये ऐसे धारा चलती, कुछ ऐसे कुछ ऐसे, ये धन कभी धन होती तो कभी ऋण होती, फिर धन फिर ऋण, ऐसे चलती रहती, लगातार आगे की तरफ चलती रहती है धारा। तो एक ऐसी धारा जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ परिवर्ती हों, दिष्ट धारा कहलाती है। लेकिन एक ऐसी धारा जिसका परिमाण और दिशा दोनों नियत होते हैं, वो क्या होती है? दिष्ट धारा कहलाती है। दिष्ट धारा इस चैप्टर में पढ़ी जाएगी जो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। प्रत्यावर्ती धारा के बारे में हम लोग जब चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे, वहां पर जब विद्युत जनित्र पढ़ेंगे, तो वहां जो धारा उत्पन्न होगी वो प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो ये था विद्युत धारा। विद्युत धारा के प्रकार क्या थे, विद्युत धारा से जुड़े कुछ चीजें जिससे विभवांतर की जरूरत होती विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए। विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए जो हम लोग वोल्ट मीटर लगाते हैं, तो ये वोल्टेज मापता है, विभवांतर मापता है। हम लोगों ने अभी पढ़ा विद्युत विभव क्या होता है, अमीटर क्या होता है, अमीटर धारा मापता है। ये गैल्वेनोमीटर से कैसे बनता है, तो इसके समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध जोड़ा जाता है जिससे अधिकतम धारा उससे पास होती है, गैल्वेनोमीटर से कम धारा जाती है और वो बच जाता है, इससे अमीटर बनता है। तो गैल्वेनोमीटर में इस तरह से विक्षेप उत्पन्न होता है, देख सकते हैं। विद्युत धारा क्या होती है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। चालक कुचालक क्या होते हैं, क्वांटीकरण की खोज किसने की थी, स्थिर आवेश और गतिमान आवेश कैसे क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, उनको कैसे अनुभव कर सकते हैं हम लोग। और ये हो गए आवेश के गुण के बारे में पढ़ा डिटेल में। और यहाँ है वैद्युत आवेश, और ये वैद्युत आवेश का कुछ पार्ट हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि ये कैसे उत्पन्न हुआ था, इसका कुछ इतिहास क्या था। दूसरी बात, यहाँ पर जो इस साल बोर्ड का पेपर देने वाले स्टूडेंट हैं वो इस सिलेबस को ध्यान से देख लें। इसमें जो चीज़ें दी गई हैं वही चीज़ें पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हैं, और लेकिन जो ये क्लासेस चल रही हैं उनमें सारी चीज़ों को डिटेल समझाया गया है। अगर कोई भी चीज़ समझनी है तो इन सारी चीज़ों को देखकर आगे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो डिटेल क्लासें होने वाली, हर एक चीज़ को सॉल्व करवाया जाएगा। न्यूमेरिकल जितने भी होते हैं परिपथ पर बनते हैं, उन सारे परिपथ के न्यूमेरिकल को हल कराया जाएगा और देखा जाएगा कि उसमें गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, इन सब की रीडिंग, अमीटर जितने भी लगे होते हैं, इन सब की रीडिंग को कैसे निकाला जा सकता है, परिपथ में धारा कैसे बांटी जाती है। तो अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे ओम के नियम के बारे में और प्रतिरोध के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है।